चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन हम कर रहे थे। हमने आपको तकरीबन कुछ क्वेश्चंस कराए थे अंश हरण से संबंधित। हमने बोला था परीक्षा साल से 29 तक का बना लेना, बन गया। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की। ध्यान दीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए आप सभी। कमॉन 30 में देखिए क्या लिखा है। वाई लिमिटेड ने मोहन के, देखो एमपी क्वेश्चन 2013 में तीनों सेट में आया है, हो सकता है 4 नंबर या 5 नंबर में दिया रहा होगा। और पेपर में इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, छाए रहेंगे, क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन तो यही अंश पत्र और ऋण पत्र दोनों से मिलकर आता है ना, अंशों से और ऋण पत्र से। अब देखो वाई लिमिटेड ने मोहन के 150 अंश जिन पर 10 रुपये प्रति अंश पूर्ण चुकता भुगतान में मांगे गए थे, बोल रहा है उसके पास 150 अंश थे, जिसके जो भी व्यक्ति उसके पास 150 अंश थे, जो कि कितने रुपये वाला था, 10 रुपये वाला पूर्ण चुकता था, मतलब पूर्ण मांगा गया था, चुकता भुगतान में मांगे गए थे, मतलब पूरा 10 रुपये तक क्या किया गया था, मांगा गया था। मांगा कहाँ तक गया था, पूरा 10 तक। आवंटन पर फीस कुछ इस प्रकार है। आवंटन पर 3 रुपये व अंतिम याचना पर 4 रुपये प्रति अंश की राशि का भुगतान ना मिलने के कारण इसका हरण कर लिया गया। क्या बोल रहा है, आवंटन का 3 रुपये, आवंटन का 3 रुपये, आवंटन का 3 रुपये और याचना का कितना रुपया, 4 रुपये। याचना का कितना, प्रथम व अंतिम याचना का 4 रुपये नहीं मिलने के कारण, ये दोनों पैसा क्या हुआ, नहीं मिलने के कारण उसका क्या कर लिया गया, हरण कर लिया गया। तो थोड़ा सा बता दो मिला कितना होगा, फिर मिला कितना होगा बता दो थोड़ा सा। 10 में से 4 3 7 नहीं मिला, तो मिला कितना होगा, 3 रुपये मिला रहा होगा। आगे देखें, वाई लिमिट आगे लिखा उसने आवेदन पर 3 रुपये का भुगतान कर दिया था। अच्छा लिख भी दिया है, कि कई बार लिखता भी नहीं है, लिख दिया है। वाई लिमिटेड ने मोहन के हरण किए गए अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से राजेश को पुनर्निर्गमित कर दिया गया। जी बिल्कुल, राजेश को क्या कर दिया गया, पुनर्निर्गमित कर दिया गया। मतलब सारे अंश को क्या बोल रहा है कि वाई लिमिटेड ने क्या किया, जितना हरण किए गए अंशों को, यानी 150 अंश को हरण किया था, उसको 8 रुपये पर पूर्ण चुकता मानकर मतलब पूरा कंप्लीट होने तक उसको क्या कर दिया गया, पुनर्निर्गमन कर दिया गया। क्या कर दिया गया बोल रहा है, पुनः निर्गमित कर दिया गया, पुनर्निर्गमित निर्गमित कर दिया गया, पुनर्निर्गमित कर दिया गया। समझ आया कि नहीं आया, पुनर्निर्गमित कर दिया गया। ठीक है, आपको कहता है कि आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए, करें पंजी प्रविष्टि। तो बोलो पहले हरण संबंधित एंट्री करें। तो बोलो बच्चों हरण की एंट्री क्या बनती है, नॉर्मल एंट्री बोलो, अंश पूछ, अब एक साथ बोलो, अंश हरण खाते से। ठीक है, अब समाकलन किसको किसको करते हैं, जिस पे पैसा नहीं मिला, तो बोलो किस पे नहीं मिला, अंश आवंटन खाते से, फिर अंश आवंटन खाते से, फिर किससे, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से, प्रथम व अंतिम याचना खाते से। होगा कि नहीं होगा, बोलो कितने अंशों का हरण किया गया, 150 अंशों का हरण करने पर, 150 अंशों का क्या करने पर, हरण करने पर। ठीक है, तो बोलो अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होगा, जितने रुपए, बोलो ना जितने रुपए तक मांगा है आपने, बोलो कहाँ तक मांगा है, पूरा 10 तक मांगा, तो 10 रुपये एक अंश पे, तो 150 अंश पे कितना हुआ, 1500 रुपया। समझ आया। हरण खाते में कौन सा पैसा जाता है, जो वास्तविक में प्राप्त हुआ है। तो बोलो बच्चों वास्तविक में कितना प्राप्त हुआ है, 3 रुपये प्राप्त हुआ है, 150 अंश पे कितना हुआ, 450 रुपया। समझ आया। आवंटन में कौन सा पैसा जाएगा, जो मांगा परंतु नहीं मिला। तो 3 रुपये आपने मांगा बड़े इज्जत से, परंतु सामने वाले ने क्या किया, नहीं दिया। फिर प्रथम याचना का आपने कितना मांगा, 4 रुपये मांगा, परंतु सामने वाले ने नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 1560, 600। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या हुआ, बोल रहा है कि जो हरण किए गए अंश था उसको अपने क्या किया, पुनर्निर्गमित किया। कितने रुपए में, 8 रुपये में। कितने रुपए का अंश था, सब मूल्य कितना था, 10 का, 8 में निर्गमित कर रहे हो। किस में निर्गमित कर रहे हो, बट्टे में। तो बोलो बच्चों निर्गमित करो, पैसा आ रहा है जा रहा है। तो बोलो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, बैंक खाता विकलन। फिर बोलो अंश बट्टा खाता बोलते, बट बट्टा लिख दोगे तो अपने जेब से देना हो जाएगा। अपने जेब से क्यों दोगे भैया, जब्ती वाला पैसा पड़ा है ना, उसको यूटिलाइज करोगे। तो क्या लिखोगे, अंश हरण खाता विकलन। क्या लिखना, अंश हरण खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन लिखेंगे। किससे, अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। नरेशन क्या लिखेंगे, 150 अंशों का, 150 अंशों का 8 रुपये प्रति अंश की दर से, प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमन। आया बात समझ में कि नहीं आया। अब अमाउंट फिल करें, बोलो पैसा कितना आया बताओ, कितने के रेट से पैसा आया होगा,
8 रुपए के रेट से। कितने अंशों पर? पूरा 150 अंशों पर। कितना होगा बोलो? 15 अट्ठे, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, कितना? 1200। फिर उसके बाद बट्टा कितना? 2 रुपया, तो 150 अंश का कितना हुआ? 300 रुपया। ठीक है, और दोनों को जोड़ के 10 रुपये के हिसाब से 1500 अंशों का कितना हो गया? 150 के हिसाब से 1500 रुपये। सबको समझ आया कि नहीं आया? आया? अब देखो, समझ आ गया? अब देखो बच्चों, क्या है, आपने जितना अंश हरण किया था उतना अंश पुनर्निर्गमन कर दिया कि नहीं कर दिया? तो बताओ भाई, हरण खाते में कितना पैसा पड़ा है, थोड़ा बता दो। 450 था, परंतु 300 तो खर्च हो गया बट्टे के नाम पे, तो बड़ा कितना है? 150। तो ये सारा 150 कंपनी का हो गया, तो कहाँ जाएगा? पूंजी संचय में। तो हरण से निकालोगे, बोलो क्या एंट्री बनेगा? अंश हरण खाता विकलन। बिल्कुल, अंश हरण खाता विकलन किससे? पूंजी संचय खाते से। पूंजी संचय खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कितना रुपया डालोगे? 150 और 150। समझ में आया? आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला सिखाया था वो नहीं लगाया आप। जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला तब लगेगा आप लोगों के लिए जब आप हरण करो कोई और अंश, जैसे 150 अंश हरण करते और पुनर्निर्गमित करते 80, सारा अंश निर्गमित नहीं करते, कुछ अंश निर्गमित करते, कुछ अंश नहीं करते, तब वहां पे लगता। समझ आया? इस वजह से 100 मतलब आपको डायरेक्ट पूरा निर्गमित कर दिए कि नहीं कर दिए? जब पूरा कर दिए तो पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, तब वहां फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ आया? क्या लिखेंगे? अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। समझ आया सब लोगों को? नहीं आया? प्लीज नोट करिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी अपने बुक का, ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी ने 20 रुपए वाले 50 अंशों का हरण किया। देखो क्या बोल रहा है, एक कंपनी ने क्या किया? 20 रुपए वाले कितने अंशों का हरण किया? 50 अंशों का हरण किया। कहता है जिस पर राहुल आवंटन राशि 11 रुपए 1 रुपए प्रति अंश सहित तथा अंतिम याचना पर 5 रुपए प्रति अंश भुगतान करने में असफल रहा। मतलब क्या बोल रहा है कि आवंटन का फीस कितना रुपया था? 11 रुपए, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम शामिल है। जिसमें 1 रुपए क्या है? प्रीमियम शामिल है। और फिर कहता है कि याचना का कितना है? अंतिम याचना का कितना रुपया है? 5 रुपया है। वो दोनों भुगतान करने में क्या रहा? असफल रहा। तो थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि उसने कितना पैसा भुगतान किया होगा? तुरंत बताओ, दिमाग लगा के बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी करो। 20 रुपए का अंश था, 1 रुपए तो प्रीमियम हो गया, कुल मिला के 21। कितना भुगतान नहीं कर पाया? 16 रुपए भुगतान नहीं कर पाया। 21 में से 16 भुगतान नहीं किया, तो बचा कितना? 5 रुपया। तो 5 रुपए किया होगा, 5 रुपए किया होगा। समझ आया? आगे देखो फिर क्या लिखता है। इन अंशों को 16 रुपए प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। इस जितने अंश थे ना, इन अंशों को क्या किया? 16 रुपए की दर से पुनः निर्गमित कर दिया। क्या किया गया? पुनः निर्गमित किया गया। समझ आया? अब देखो, पुनः निर्गमित कर दिया गया, तो यार बताओ, ये बट्टे पे निर्गमित हुआ कि प्रीमियम पे निर्गमित हुआ है? कैसे प्रीमियम पे हुआ भाई? अंश है 20 रुपया का और निर्गमित कर रहे हो 16 रुपया में, तो 4 रुपये बट्टा हुआ ना गधो। फिर बट्टे पे निर्गमन हुआ ना, किस पे निर्गमन हुआ? बट्टे पे हुआ ना। तो बोलो सबसे पहला एंट्री बोलो, चलो सब एक साथ बोलो। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा हरण का? बोलो जल्दी। अंश पूंजी खाता विकलन। सब बोलो, सब साथ साथ, आवाज नहीं आ रहा है। फिर अंश हरण खाते से। अच्छा सुनो ना, प्रीमियम भी तो नहीं दिया है, तो क्या बोलूंगा मैं? प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन। प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन। प्रतिभूति क्या? प्रीमियम खाता विकलन। फिर क्या लिखेंगे? अंश हरण खाते से। फिर किससे? अंश आवंटन खाते से। और क्या? अंश अंतिम याचना खाते से। अंतिम याचना खाते से। अब चलो अमाउंट फिल करते हैं। देखिए सबसे पहला अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होगा बताइए? जितना रुपए तक मांगा गया है। तो मांगा आपने कहाँ तक है? पूरा अंत तक। तो बोलो कितने रुपए तक मांगे हो? पूरा 20 तक। मैंने बोला था अंश पूंजी हमेशा सम मूल्य पर ही लिया करो, तो पूरा 20 तक मांगे। तो 20 रुपए एक अंश पे, तो कितना अंश हरण कर रहे हो रे? 50 अंशों का हरण हुआ ना, 50 अंशों का हरण किया ना आपने। तो बोलो 50 का कितना हुआ? 1000 रुपया। ठीक है, प्रीमियम का फीस कितना था? 1 रुपये। एक अंश पे 1 रुपये, तो 50 अंश पे
50 रुपया। हरण में कौन सा पैसे जाएगा, जो एक्चुअल में मिल गया है। तो बोलो एक्चुअल में कितना मिला था, 5 रुपया। समझ में आया था कैसे आया 5, तो 5 रुपये मिल गया था, तो 50 अंश पे कितना हुआ, 250 रुपया। आवंटन में कितना जाएगा, मांगा परंतु नहीं मिला, 11 फीस के हिसाब से। मैंने बोला था आवंटन हमेशा फीस के हिसाब से लेना, चाहे विकलन करो या समाकलन करो, हमेशा उसके फीस क्या था 11, तो बेटा 11 के हिसाब से। समझ में आया, प्रैक्टिस करोगे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, कितना होगा 550, और अंतिम याचना कितना है बताओ, 5 रुपये, तो कितना हो गया बोलो 250। देख लो बराबर आया। अब इस अंशों को उठा के 16 रुपये पुनर्निर्गमित कर दिया, तो बट्टे में कि प्रीमियम पर, बोलो क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, क्योंकि भैया पैसा अपने जेब से थोड़ी ना देंगे। अंश हरण खाता विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से। समझ आया सब लोगों को। अब चलो देखो इधर देखो, चलो समझो। बैंक खाता विकलन कितने रुपए के रेट से, 16, तो बोलो 16 रुपये एक अंश है, तो 50 अंश का कितना आया, 16 पंचे 80, 800 रुपया आया कि नहीं आया। और 4 रुपये बट्टा, तो 4 रुपये 50 अंश पे कितना हुआ, 200 रुपया। और कितने रुपए का अंश है, 20 रुपये का अंश है, तो 50 अंश का कितना हुआ, 1000 रुपये। सबको समझ आया कि नहीं आया, हो गया पुनर्निर्गमन कि नहीं हुआ, दरअसल लिख लोगे। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, पूंजी संचय। तो बताओ सारांश निर्गमित कर रहे हो कि 1-2 अंश ही निर्गमित, कुछ ही अंश निर्गमित कर रहे हो। सर सारांश कर रहे हैं, जब सारांश कर रहे हैं तो हरण खाते का सारा पैसा जाएगा। तो बोलो हरण खाते में कितना पड़ा था, खर्चा कितना हुआ आपका 200, तो बचा कितना है, तो कहाँ ट्रांसफर करोगे 50। बोलो एंट्री अंश हरण खाता विकलन, बोलो सब, हाँ पूंजी संचय खाते से। क्या कुछ अलगपन बताया इसमें मैंने, नहीं सर, जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग काम करो। और कितना रुपए आएगा, 50 रुपये। नरेशन लिख लोगे, अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। कैसे 50 आया, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, नेटो चलो नोट करो। ओके देखिए, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 बताऊंगा तो 32 बना लेना, समझ गए। देखो क्या लिखा 33 में, लिखा है एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 30 अंशों का हरण किया। बोल रहे कंपनी ने 10 रुपये वाले 30 अंशों का हरण कर लिया। 10 रुपये वाले कितने अंशों का, 30 अंशों का हरण कर लिया। फिर कहता है जिन पर 8 रुपये प्रति अंश मांगा गया था। कितने रुपये मांगा गया था, 8 रुपये प्रति अंश क्या किया गया था, मांगा गया था। मांगा कहाँ तक गया था, 8 रुपये तक मांगा गया था। देख लो भैया 8 तक मांगा गया था, तो सारा क्वेश्चन इर्द गिर्द कहाँ घूमेगा, 8 रुपये के रेट से। ठीक है, कहता है इन पर एक्स ने प्रार्थना पत्र मतलब होता है आवेदन पत्र एवं आवंटन का 6 रुपये प्रति अंश की दर से भुगतान कर दिया था, दे दिया था। मतलब बोल रहा है कि आवेदन प्लस किसका, आवंटन, कुल मिलाकर 6 रुपये उसने भुगतान क्या कर दिया था, इसका भुगतान कर दिया था। राइट है, ठीक है। इनमें से 25 अंशों को वाय को 7 रुपये, क्या लिख रहा है यार, कुछ आधा अधूरा लिखा है। अच्छा, बोल रहा है कि 8 रुपये की अंश से मांगा गया था, जिस पर 6 रुपये की दर से भुगतान कर दिया गया था। तो कितना भुगतान नहीं किया गया होगा, खुद समझना आपको, 2 रुपया नहीं किया भुगतान, हमने हरण कर लिया। ठीक है, फिर कहता है 25 अंशों को, इनमें से 25 अंशों को, हरण कितना किए थे आप लोग, 30 अंश। 30 में से सारा 30 अंश नहीं, कितने अंश, 25 अंशों को किसी और व्यक्ति को, जिसका नाम क्या है, वाय को 7 रुपये की दर से पूर्णदत्त रूप से पुनर्निर्गमित कर गया। पूर्णदत्त रूप से क्या किया गया, पुनर्निर्गमित किया गया। बोलो बट्टे में किया गया कि नहीं किया गया, किस पे किया गया, बट्टे पर किया गया। ठीक है, किस पे किया गया, बट्टे पर। कितना बट्टा, 3 रुपया। अच्छा हाँ 1 रुपया, कितना रुपया बट्टा, 1 रुपया बट्टा ना, 1 रुपया नहीं 3 रुपया बट्टा। 8 रुपये का अंश है, सॉरी 10 रुपये का अंश है ना, 25 अंश है ना। चलो समझाते हैं, देखो समझ में आया फिलहाल यहाँ तक कि नहीं आया। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर देखो। पहले बोलो क्या बोल रहा है, 10 रुपये के अंश थे, 30 रुपये वाले 8 रुपये तक मांगा गया था, 6 रुपये नहीं दिया, उसके अंशों का हरण किया। बोलो बच्चों पहले एंट्री बोलो, क्या होगा हरण का, फिर अंश हरण खाते से, और फिर किसको समाकलन करोगे, जिसमें मांगा परंतु नहीं मिला। तो आवेदन आवंटन मिला है तो कॉमन सी बात है, फिर क्या मांगे होंगे, याचना। जो पैसा नहीं मिला वो किस में जाएगा, याचना खाते से। ठीक है, चलो अमाउंट फिल करते। कितने, 50 अंश थे ना, 30 अंश थे। 30 अंशों का हरण करने पर, 30 अंशों का हरण करने पर, ठीक है, ऐसा लिख लेना। चलो अमाउंट फिल करो। बोलो अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से होता है, जहां तक आपने मांगा है। कहां तक मांगा, तो एक अंश का 8 रुपये, तो बोलो 30 अंश का कितना हुआ,
240 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अंश हरण खाते में कितना जाएगा? जितना आपने पेमेंट कर दिया। तो बोलो पेमेंट कितना किया? 6 रुपया। तो 6 रुपये के रेट से 30 अंश का कितना हुआ रे? 180 रुपया हुआ, 180 रुपया। ठीक है। और याचना में कौन सा जाएगा? 2 रुपये के रेट से जो नहीं दिया पैसा, कितना नहीं दिया? 60 रुपये नहीं दिया। समझ आया कि नहीं आया? अब इस अंशों को उठाए, सारे अंश को नहीं, 30 अंश को नहीं, कितने अंश को? 25 अंशों को पुनर्निर्गमित किए। 25 अंशों को क्या किए? पुनर्निर्गमित। तो बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन। अब देखो 10, अच्छा अंश जो आपने छीना था कितने रुपए का छीना बताओ भाई? आपके पास 10 रुपए का अंश दिया था सामने वाले को, 8 रुपए तक मांगा था, नहीं दिया, पैसा छीन लिया। ठीक, तो कितने रुपए का अंश छीना है आपने? 8 रुपए का कि 10 रुपए का? पूरा 10 रुपए का। भाई दिए तो 10 का थे ना, तो छीनोगे भी कितने का? 10 का। और जब पुनर्निर्गमित करोगे तब भी कितने का? 10 का। तो बैंक खाता विकलन, अंश हरण खाता विकलन, बट्टा में दे रहे हो ना, अंश हरण खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। क्या लिखेंगे? अंश पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो इधर 25 अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर क्या लिखना? 25 अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन करने पर। ठीक है। तो इधर देखो अमाउंट फिल करें तो बोलो पैसा कितने रुपए के रेट से आएगा? कितने रुपए के रेट से आएगा? 7 रुपए के रेट से। तो एक अंश का 7 रुपए, कितने अंश है? 25 है। 25 इंटू 7 करो, 175। 25 सत्ते कितना होगा? 175 के रेट से पैसा आएगा। बट्टा कितना? 3 रुपए होगा। 10 के अंश को 7 में दे रहे हो, कितना होगा? 3 रुपए होगा। तो एक अंश का 3 रुपए, तो 25 अंश का कितना? 75 रुपए। समझ आया सबको? और अंश पूंजी में कितना? 10 रुपए का एक अंश के हिसाब से 25 अंश का कितना हुआ? 250 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब अगला कड़ी क्या होगा? अंश हरण के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पूंजी संचय खाते में। ठीक है। एक बात बताओ, जितना अंश हरण किए थे उतना ही अंश को वो किए क्या? पुनर्निर्गमन करे हो क्या? नहीं सर, अलग है। तो मैंने सिखाया था जब आप हरण कुछ और अंश करो और पुनर्निर्गमन कुछ और अंश करो तब वहाँ फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्मूला। तो बेटा अलग से पूंजी संचय का फॉर्मूला लिखना, पूंजी संचय का फॉर्मूला लिखना। कैसे करोगे? इधर देखो मैंने फॉर्मूला सिखाया था, सीधा आपको करना है अमाउंट निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले मैं बोला था हरण, अंश हरण खाते की राशि, अंश हरण खाते की राशि। बोलो अंश हरण खाते में राशि कितनी है? तो 180 लिखना। समझ में आ गया? बटे हरण किए गए अंशों की संख्या। बोलो हरण किए गए अंशों की संख्या कितनी है? 30 रुपया। तो यहाँ पे लिखना 30 रुपया इंटू पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या। बोलिए 75। पुनर्निर्गमित किए गए अंशों की संख्या 25। ऐसे समझ आया? ऐसे समझ गए? सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 25 छक्के कितना होगा? 150। अब मैंने सिखाया था कि अगर आपने हरण के टाइम पे अगर कोई मतलब पुनर्निर्गमन में अगर बट्टा दिया है, किसमें? पुनर्निर्गमन में किसी प्रकार का अगर आपने बट्टा दिया है तो उसको घटा देना। तो बोलो बट्टा दिए थे, कितने रुपए का बट्टा दिए हो? 75। तो बच्चे उसमें घटा देना 75, तो बचेगा कितना? 75 बचेगा। ये पैसा जाएगा कहाँ पर? पूंजी संचय के। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है भाई, हो सकता है इस बार आ जाए एग्जाम में। मोस्ट एमपी है क्वेश्चन। ठीक है। कितना डालोगे? 75 और 75। नरेशन लिख लेना। अंश हरण खाते का, अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। अंश हरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। क्लियर आप लोगों को? प्लीज नोट करिए। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान दीजिएगा 34 को। देखिए क्या लिखा है। अनुपम लिमिटेड, देखो इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, एमपी तो नहीं बट सीखने को मिलेगा आप लोग को। देखो क्या लिखा है। अनुपम लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2000 अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए। बोल रहा है कि अनुपम लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2000 अंश कितना प्रतिशत बट्टे पर? 10% बट्टे पर निर्गमित किए। यानी कॉमन सी बात है, बट्टे का रकम कितना रहा होगा? 10 का 10% कितना आएगा? 1 रुपया। 1 रुपये बट्टे का रकम रहा होगा, यानी 9 रुपये निर्गमित किए। ठीक है। यानी सामने वाले से आपको 9 रुपये वसूलना है, दिमाग में बैठा लो। आगे कहता है जिसमें से 4 रुपये, क्या बोल रहा है? जिसमें 4 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर। 4 रुपये किस पे? आवेदन पर। 3 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये आवंटन पर और 2 रुपये याचना पर दे थे। किस पे दे थे? याचना पर दे थे। अनिश जिसके पास, अनिश नाम का एक बंदा था जिसके पास 200 अंश थे। कितने अंश थे?
इस बंदे के पास 200 अंश थे, इसने याचना राशि का भुगतान ना कर सका, इसने याचना राशि का भुगतान क्या किया, नहीं कर पाया। तो बोलो क्या क्या किया होगा, क्या क्या किया होगा बताओ भुगतान, है ना, आवंटन और आवेदन का। तो एक बात बताओ, थोड़ा सा बता दो मेरे को, याचना राशि का कितना भुगतान नहीं किया इसने, तो कितने रुपए का भुगतान किया होगा इसने, लेकिन 7 नहीं 6 रुपए का भुगतान, क्योंकि 1 रुपए, अच्छा नहीं, ठीक ठीक, 4 3 7 7 2 8 9, यानी कि 7 रुपए का भुगतान किया है, क्योंकि वो 9 रुपये है, ठीक है, बट्टा काट के, ठीक है। ओके, आगे देखिए इसके बाद क्या लिखा है, फिर कहता है उसके अंशों का हरण कर लिया गया, ठीक है, बाद में समस्त अंशों को आदित्य को 6 रुपये पूर्णदत्त के नाम से पुनर्निर्गमित कर दिया गया, यानी बाकी जो 6 अंश थे, मतलब बाकी को क्या किया गया, 6 रुपये पूर्णदत्त के नाम से क्या कर दिया गया, पुनर्निर्गमित कर दिया सारे अंशों को, ठीक है, पुनर्निर्गमित कर दिया गया। क्लियर, चलो समझ गए, चलो बनाए, चलो ध्यान दो, क्या करेंगे, बनाए, चलो देखो, सबसे पहला बोलो, अंश हरण करोगे, 200 अंशों का हरण करो, क्या एंट्री बनेगा, अंश पूंजी खाता विकलन, फिर अंश पूंजी खाता विकलन, अंश हरण खाते से, और कौन सा पैसा नहीं मिला है, क्या लिखना, अंश याचना खाते से, अंतिम याचना या खाली याचना से भी लिख सकते हो। चलो अमाउंट फिल करो, मांगा कितना गया बताओ जल्दी से, पूरा 10 रुपये तक मांगे, देखो मांगा गया पूरे 10 रुपये तक। अच्छा एक चीज़ और, अंश बट्टे खाते से, अंशों पर भी बट्टा भी तो कैंसिल हो जाएगा, जब बट्टा देते हो तो विकलन करते हो, इस बार छीन रहे हो तो बट्टा समाकलन नहीं कर दोगे, अंशों पर बट्टा खाते से। चलो बोलो, अंश पूंजी खाता विकलन कितने रुपए से, 10 रुपये से, एक अंश का 10 रुपये, तो 200 अंशों का कितना होगा, 2000। हरण खाते में जो वास्तव में राशि प्राप्त हुई है, तो वास्तव में कितना राशि प्राप्त हुआ, आवेदन और आवंटन 7 रुपये, तो 7 रुपये के रेट से 200 अंशों का कितना हुआ, 1400 रुपया, समझ गए। अंश याचना खाते में कितना रुपया, जितना आपने मांगा है, कितना मांगा था 2 रुपया, जो कि नहीं मिला, 400 रुपया, और बट्टा कितना रुपया था 1 रुपया, तो 200 अंशों का कितना हुआ 200 रुपये। देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बराबर। क्या लिखोगे, 200 अंशों का हरण करने पर, 200 अंशों का हरण करने पर। अब देखो इधर आपने क्या किया, आपने अंश उठाया और सारांश क्या किया, आदित्य नाम के बंदे को 6 रुपये पुनर्निर्गमित किया। तो बोलो इस बार बट्टा कितना दिया, बट्टा कितना दिया, पूरा 4 रुपया। भाई 10 के अंश को 6 में दे रहे हो, कितना रुपये बट्टा दिए, 4 रुपया। देखो क्या एंट्री बनेगा, बोलो एंट्री, बैंक खाता विकलन, फिर बोलो बैंक खाता विकलन, फिर बोलो अंश हरण खाता विकलन, फिर बोलो अंश हरण खाता विकलन करोगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, बट्टे का रकम कितना है बताओ। यहाँ पे जब पुनर्निर्गमन में बट्टा दे रहा हो, कितना दे रहा है, 4 रुपये के रेट से दे रहा है, तो एक अंश का 4 रुपये, तो 200 अंशों का कितना रुपया हुआ 800, और यार हरण में पड़ा ही कितना है 400। तो देखो जब आप पुनर्निर्गमन करोगे ना बट्टे पर, तो बेटा पहले आप कौन सा पैसा यूटिलाइज करोगे पता है, ये वाला। आपको कुल मिला के 800 देना है, तो 200 रुपये ये वाला मिलेगा। पहले तो 200 रुपये यहाँ से, 200 रुपये इसमें शामिल रहेगा। तो पहले आप बैंक खाता विकलन मत करना, पहले क्या करोगे, बैंक खाता विकलन अंशों पर बट्टा खाता विकलन, क्योंकि बाकी जो पैसा बट्टा खाता विकलन कहाँ से निकालोगे, जो पड़ा है ना 200 रुपये, वहाँ से निकालोगे। और फिर लिखोगे अंश हरण खाता विकलन, अंश क्या लिखना, हरण खाता विकलन। तो देखो आप कुल मिला के बट्टा कितना दे रहे हो, 800 रुपया दे रहे हो, लेकिन हरण खाते में पड़ा कितना है भैया, 400 ही पड़ा है। कितना पड़ा है, तो 400 तो निकाल सकते हो। तो बाकी का 400 क्या करोगे, अपने जेब से दोगे। बाकी के 400 कहाँ से दोगे, अपने जेब से। तब आप लिखोगे अंशों पर बट्टा खाता विकलन, कितना रुपया 400। इस प्रकार कुल मिला के 800 होगा। तो पहले आप यूटिलाइज करोगे पैसा कहाँ का, हरण का। वहां से अगर पैसा हो जाए तो ठीक है, कम पड़ेगा फिर अपने जेब से दोगे, अंशों पर बट्टा खाता विकलन। उसमें भी जेब से तो दे रहे हो, बट आप एग्जैक्टली बताओ अपने जेब से कितना दे रहे हो, 200, क्योंकि 200 तो पुराना वाला बट्टा था जो कैंसिल हुआ था। तो आपका खुद कितना खर्चा हुआ, असल में 200, जो कि इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, किससे, अंश पूंजी खाते से। किससे, अंश पूंजी खाते से। समझ में आया सबको, ठीक है। कितना रुपए हो जाएगा, चलो बताओ। बैंक खाता विकलन कितने रुपए में करें, 6 रुपए में किए, 200 अंश का कितना हुआ, 6 दूनी 1200 रुपया, और बाकी सब तो अमाउंट फिल हो ही गया है। अंश पूंजी में कितना जाएगा, 10 रुपए के रेट से 200 अंशों का 2000। नहीं समझे। अब एक बात बताओ, क्या पूंजी संचय में कुछ पैसे जाएंगे, क्या पूंजी संचय में कोई पैसे ट्रांसफर होंगे, बताइए।
क्या पूंजी संचय में क्या कोई पैसे ट्रांसफर होंगे? नहीं होगा यार। पूंजी संचय में था कितना यार? ओहो, मैं कहाँ देख रहा हूँ, तुम लोग बताते नहीं हो यार। अंशहरण खाते में कितना पैसा पड़ा था? था तो यार पैसा, काहे परेशान कर रहे हो? था तो पैसा, कैसे बोल रहे हो यार 800 था तो पैसा। देखो सुनो, था पैसा, हरण खाते में 1400 है, बट्टा कितना दे रहे हो? 800 है पैसा, तो आप 800 निकालते खट से वहां से, लेकिन आप 800 नहीं निकाल सकते। 200 बट्टा में है ना, तो पहले कौन सा रकम यूज करोगे? जो कैंसिल किए थे बट्टा वाला रकम यूज करोगे, छीना वाला रकम। तो अंशों पर बट्टा खाता विकलन कितना रुपया? 200 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? अब अंत देखो, 200 रुपये खत्म हो गया बट्टा का। अब वो जो बचा कितना? 800 दे रहे हो, 800 में से 200 आपका इंतजाम हो गया ये वाला, बाकी 600 कहाँ से निकलेगा? 1400 से। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 600 रुपये। कुल मिला कितना? 2000। नहीं आया समझ में? गड़बड़ी इसलिए हुई कि मैं इसको हरण समझ रहा था 400 वाले को, और तुम लोग बताते भी नहीं हो। क्या पढ़ रहे हो? आखिरी क्लास है, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, क्या लिखना? 200 अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन। 200 अंशों का बट्टे का पुनर्निर्गमन। समझ आया? कैसे निकाले पैसा? समझ में आया ना? बट्टा में हमेशा पहले आप अंशहरण का पैसा यूटिलाइज नहीं करोगे, बट्टे का पैसा पहले यूटिलाइज करोगे, उसके बाद बच जाए तो फिर हरण से निकालना। समझ गए? अब बताओ हरण खाते में कितना पैसा पड़ा है? बताओ अब। 1400 पड़ा है, पक्का? थप्पड़ लगाएंगे आपको? हाँ, 1400 था, 600 निकल गया, तो बचा कितना है? 800 रुपया। क्या लिखेंगे? अंशहरण खाता विकलन, अंशहरण से पैसा निकालो। अंशहरण खाता विकलन किससे? पूंजी संचय खाते से। सारा अंश पुनर्निर्गमन कर रहे हो, तो सारा पैसा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। नरेशन लिख लेना। क्या लिखोगे नरेशन? अंशहरण खाते का 800 रुपया। 1400 में से 600 घटेगा तो कितना आएगा? 800 रुपया। अंशहरण खाते का पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण। सब लोगों को समझ आया कि नहीं आया रे? आ गया अच्छे समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? अब सुनो, जस्ट अगला चैप्टर अध्याय 5 क्या हुआ? खत्म हुआ। अध्याय 6 देखो, ऋण पत्रों का निर्गमन दिया है। क्या दिया है? ऋण पत्रों का निर्गमन। सुनो, ऋण पत्र का मतलब क्या होता है? ऋण पत्र का मतलब एक तरह से ऋण होता है, जैसे अंश होता है ना, सेम वैसी ऋण पत्र भी है, बट थोड़ा अंतर है। देखिए, आपको अगर ऋण लेना, मान लो एग्जाम्पल तौर पर बोलूँ, आपको 10 लाख रुपए का ऋण चाहिए, लोन चाहिए आपको 10 लाख रुपए का। कहाँ जाओगे? बैंक के पास जाओगे। 10 लाख रुपए ऋण चाहिए तो कहाँ जाओगे? बैंक के पास जाओगे। एक और ऑप्शन है, अगर आप 10,000 लोगों से, अच्छा बैंक के पास जाओगे, ऋण लोगे, और बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज भी देना पड़ेगा। मान लीजिए बैंक को आपको क्या करना पड़ रहा है? 6% ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, मान लो। ठीक, आप क्या करोगे? एक और ऑप्शन है, 10,000 लोगों के पास जाओ, 100 रुपए ले लो और उनको वादा करोगे, ठीक है भैया हम आपको ब्याज देंगे। मतलब इससे 100 रुपए ले लिए, उससे भी 100 रुपए ले लिए, उससे भी 100 रुपए ले लिए, इस प्रकार 10,000 लोगों से 100 रुपए ले लिए। कितना आ गया? 10 लाख आया। और जिससे 100 रुपए लिए, आपसे 100 रुपए लिए, आपको 6% हम ब्याज देंगे। आपसे 100 रुपए लिए, हम आपसे 6% ब्याज देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से अपन क्या कर रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। तो बदले में क्या करेंगे? हम आपसे 100 रुपए लिए ना, तो बदले में हम क्या करेंगे? ऋण लिए ना एक प्रकार से आपसे, तो बदले में अपनी कंपनी का क्या देंगे? आपको ऋण पत्र क्या कर देंगे? अलॉट कर देंगे आपको ऋण पत्र। ठीक है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने हमको ऋण दिया है, और हम आपको हमेशा साल के एंड में आप हमको लाके क्या करोगे? ऋण पत्र दिखाओगे, हम बदले में आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे आजीवन। आया बात समझ में? ठीक, तो ब्याज, ऋण पत्र तो बिल्कुल अंश की तरह है। किसकी तरह है ये भी? तो बेटा जो 10,000 है इसको अंश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऋण पत्र। तो देखो इसकी जो एंट्री होती है ना, सेम पूरी अंश पूंजी जैसी होगी, सेम टू सेम, 2 कॉपी। पूरा जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा? अंश के पूंजी की तरह बनेगा। बस क्या करना है आप लोग को? रिप्लेस कर देना है। जहां जहां अंश पूंजी लिखते हैं वहां वहां क्या लिख देना? सीधा सीधा उसको हटा के क्या लिख देना? ऋण पत्र। जैसे कि आप लोग लिखते हो ना, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, तो बेटा वहां क्या लिखोगे? बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाते से। फिर आप लोग ट्रांसफर करते हो, क्या एंट्री करते हो? ऋण पत्र अंश आवेदन खाता विकलन अंश आवेदन अंश पूंजी खाते से, यही करते हो। तो वहां क्या लिखोगे? ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन ऋण पत्र खाते से प्रतिशत। बस खत्म। सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। तो सारा क्वेश्चन बनेगा। हाँ, इसके बाद देखो सबसे एंड में आपको मिलेगा ऋण पत्रों का शोधन। शोधन मतलब होता है वापसी करना पैसा। पैसा वापसी करना। आपसे हमने कितना लिया था ऋण पत्र के रूप में? 100 रुपया।
अब हम आपको पैसा क्या करेंगे, वापस करेंगे और 100 रुपये से अपना ऋण पत्र क्या कर लेंगे, हम आपसे वापस ले लेंगे। इसको बोलते हैं ऋण पत्र का शोधन करना। समझ में आया? तो ऋण पत्र का शोधन आपके एग्जाम में जनरली नहीं आता है, तो उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ ऋण पत्र के किसको करोगे आप, निर्गमन को करोगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो छाया रहेगा वो अंश पूंजी वाला छाया रहेगा और ऋण पत्र से निर्गमन वाला छाया रहेगा। शोधन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो आज ये 2 चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग डायरेक्टली फिर क्या स्टार्ट करेंगे इसके बाद, डायरेक्ट क्या बच गया हमारा, लेखांकन अनुपात, रोकड़ प्रवाह। चलो ठीक है, जो भी है जो पहले आ जाए वो देख लेंगे। लेखांकन अनुपात देख लेंगे और वित्तीय विवरण, वो तो थ्योरी है भाई। चलो ठीक है, उसको भी क्लास बता देंगे। चलिए, अभी मुलाकात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? तो वित्तीय विवरण बता देंगे, उसके बाद क्या बता देंगे, लेखांकन अनुपात, और फिर अंत में क्या बताएंगे, रोकड़ प्रवाह। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।